हेलो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 16 जुलाई। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे डिटेल से विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वाराणसी लिंक कॉरिडोर परियोजना किस संस्था द्वारा लागू की जाएगी? तो देखो, लागू की जाएगी NHAI के द्वारा। अब बात करें बैकग्राउंड में क्या न्यूज़ है। देखो, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर की मीटिंग हुई। आपको पता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अपने आप में खुद ये एक MCQ है। तो यहाँ पे अप्रूव किया गया 43.28 किलोमीटर लिंक कॉरिडोर वाराणसी के लिए, जो NH31 को कनेक्ट करेगा वाराणसी से। हो क्या रहा है, देखो सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो वाराणसी वाला एरिया है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंजेशन हो चुका है। तो उसको डीकंजेशन करने के लिए ये एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। NHAI इसे बनाएगी। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट बॉडी है, याद रखना है। ये हाइब्रिड मॉडल यूज किया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत ये जो है रोड बनाए जाएंगे, फ्लाईओवर होंगे, लूप्स होंगे, रैम्प्स बनेंगे, ताकि जो है कंजेशंस को कम किया जा सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें पता है क्या है, यहाँ पे इकोनॉमी नोडल जो चंदौली सोशल इकोनॉमी जोन है, इससे रीजनल जो एरिया है उसको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मतलब जो छोटे छोटे एरिया हैं उनको इस सेज से, यानी जो हमारी इकोनॉमी सोशल इकोनॉमी जोन है, उससे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये PM गति शक्ति के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब ये जो कॉरिडोर बन रहा है, ये PM गति शक्ति नेशनल जो हमारी योजना है, मास्टर प्लान योजना है, तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ PM गति शक्ति ये कॉरिडोर बन रहा है। और इससे जो स्टेशन के आसपास का एरिया है, वाराणसी का जो स्टेशन एरिया है काशी, तो वहाँ पे जो है लगभग 50% के आसपास जो है यहाँ पे टाइम का बचत हो जाएगा इसके बनने से। ट्रैफिक में इतना प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा MCQ से रिवीजन कर लेते हैं सारे टेक्स्ट को। देखो, वाराणसी डीकंजेशन प्रोजेक्ट जो है अलाइंड है किसके, कौन से मास्टर प्लान के साथ? तो PM गति शक्ति, जैसा कि मैंने आपको बोला, याद रखना है। 43.28 किलोमीटर का कनेक्शन बन रहा है। तो ये कौन से शहर के लिए किया जा रहा है? यूपी से जो भी हैं एग्ज़ाम देंगे, जो भी स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें क्वेश्चन बनेगा। वाराणसी याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, विच 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स वर अप्रूव बाय कैबिनेट्स कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर की मीटिंग में कौन से रेलवे के 2 प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला? तो याद रखना है पारादीप हरिदासपुर का जो डबलिंग लाइन है, और राजखरसावा का जो 4th लाइन है, राजखरसावा दांगापोसी 4th लाइन को मंजूरी मिली है। तो ये ऑप्शन भी याद रखना है। थोड़ा डिटेल से आर्टिकल को समझते हैं। देखो, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर की जो मीटिंग हुई, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा और झारखंड के, तो इनको इनका जो रेलवे लाइंस है, इसको थोड़ा सा जो अभी वर्तमान में रेलवे लाइन है उसको और बढ़ाया गया है। 145 किलोमीटर्स रेलवे लाइन का एक्सटेंशन हुआ है। देखो, पैसा कितना लगेगा वो तो अलग चीज़ है। 2030-31 तक इसे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो 3,907 करोड़ रुपया का एस्टिमेट है। 145 किलोमीटर का एरिया बढ़ेगा, 4 डिस्ट्रिक्ट में काम होगा, उड़ीसा और झारखंड इसमें कवर हो रहा है, याद रखना है आपको। चलिए, तो हरदीप यहाँ पे देख सकते हैं, पारादीप और हरिदासपुर यहाँ पर डबलिंग करना है, और राजखरसवा और दांगापोसी में 4 लाइन करना है, ठीक है। तो पारादीप से हरिदासपुर डबल, और राजखरसवा और आपका जो है दांगापोसी 4 लाइन। रिवीजन कर लेते हैं जो भी आपने पढ़ा। अब देखो क्या पूछा जा रहा है, अप्रूव रेलवे प्रोजेक्ट्स कवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच 2 स्टेट? तो याद रखना है कौन सा, उड़ीसा और झारखंड। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पेड किया है ट्रिब्यूट फ्रीडम फाइटर को उनके जन्मदिन पे। 15 तारीख को उनका जन्मदिन था। कौन है वो? के कामराज जो है तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ, फ्रीडम फाइटर थे और पॉलिटिशियंस भी थे। तो ये याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपने सुश्रुत संहिता के बारे में पढ़ा होगा, सुश्रुत का नाम सुना होगा। तो देखो, जो सुश्रुत आचार्य थे वो उन्हें मैंने डॉक्टर कहा, मतलब फादर ऑफ डॉक्टर्स कहा जाता है ना। तो ये मेडिसिन का फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है एक्चुअली में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। सुश्रुतम 2026 का इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट मुर्मू जी के द्वारा हुआ। कहाँ पे हुआ वो इम्पॉर्टेंट है।
तो याद रखना है भारत मंडपम में। और ये आयुर्वेदा सर्जरी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का एक तरह से आयोजन किया गया है। यहाँ पे 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू से समझेंगे, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा। नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, याद रखना है नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड ने जो कि वर्क करती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर वर्क करती है नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड। अब ये भी इस जो सुश्रुत सेमिनार हो रहा था, सुश्रुतम सेमिनार 2026, उसी का पार्ट है। देखेंगे, देखो अभी हमने बताया आपको 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है। AIIA दैट इज़ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा ये सेमिनार को कंडक्ट किया जा रहा है। अब देखो इसमें जो है पार्टिसिपेट करिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, क्योंकि सुश्रुत जयंती थी उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। वुमेन, अब जो राष्ट्रपति जी हैं उनका कहना है कि जो वुमेन है उनका भी मेडिकल क्षेत्र में और मतलब आयुर्वेदिक क्षेत्र में वुमेन का भी जो है फीमेल ग्रेजुएट्स जितने भी हैं उनको भी करियर प्रोफेशनल के तौर पे हाँ मतलब बहुत ज़्यादा उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026, इसको अप्रूवल मिल चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए अचीव करना सेल्फ रिलायंस इन यूरिया प्रोडक्शन, आत्मनिर्भर भारत के तहत हम यूरिया बनाने में भी सक्षम हो सके। देखो सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो NIP है दैट इज़ अ न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यूरिया के लिए जो थी, जिसमें ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड और जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनका रिवाइवल करना था। ठीक है, तो रिवाइवल के लिए जो भी कदम उठाए गए थे वो एक्सपायर हो गए 2012 में। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ नए PSUs भी सेटअप किए गए थे। 2 PSUs के साथ साथ मिलकर के 6 और नई यूरिया की कंपनीज जो है काम कर रही थी। उन सब का भी एक्सपायरी जो है वो 2019 में हो चुका है। अब चूँकि ये NIP जो है दैट इज़ न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसको रिवाइव करना है ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके यूरिया प्रोडक्शन में भी। क्योंकि अभी देखो, अब जब ईरान के साथ वॉर हो रहा था तो हम लोग, हमारे साथ कंसर्न यूरिया का भी था, है ना। तो क्योंकि हम इसे बहुत सारी चीज़ें जो होती है रिलेटेड, इसे हमें लेना पड़ता है बाहर से, तो इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। एट प्रेजेंट 33 ऑपरेशनल यूरिया मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर है और जिनकी कैपेसिटी जो है वो कितना है 269.42 LMNT। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एज सच इतना फैक्ट नहीं याद रखना है बट नॉलेज में रखना है। इंडिया माइनिंग वीक 2026 ऑर्गेनाइज किया गया। क्या थीम है, तो थीम याद रखना है आपको, स्ट्रॉन्गर रिसोर्सेस, स्मार्टर माइनिंग, सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, तो इंडिया माइनिंग वीक का थीम आपको याद रखना है। अब ये है क्या, देखो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे कोल और माइंस हैं के हैं जो श्री जी किशन रेड्डी, इनके द्वारा इंडिया माइनिंग वीक मतलब 15 से 17 नवंबर, अभी है नहीं, 15 से 17 नवंबर 2026 को किया जाएगा, मनाया जाएगा, शेड्यूल कर लिया गया है। और ये जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है नई दिल्ली में, यहाँ पे मनाया जाएगा। तो याद रखना है मिनिस्टर के द्वारा 15 से 17 नवंबर 2026 को हमारे यहाँ ये पूरा वीक, माइनिंग वीक मनाया जाएगा। ठीक है, जिसका थीम है वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा, बहुत संभावना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया UK की जो है फ्री ट्रेड डील है वो साइन हो चुकी है। और अगर हम बात करें इसमें तो ये क्या है, देखो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है भारत के लिए। और लगभग 99% जो है भारत से एक्सपोर्ट जो होगा वो फ्री ड्यूटी होगा, मतलब 0 ड्यूटी एक्सपोर्ट हम कर सकेंगे। अब देखो इसके फ़ायदे दोनों ही देश को होने वाले हैं, है ना। भारत को एक्सपोर्ट के सेक्टर में एक बहुत बड़ा राहत है। और अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो 20 पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं या उनके जो CJETs हैं, ठीक है, और वो सभी के सभी जो है वो टैरिफ फ्री रीजन्स हो जाएंगे, वहाँ पे कोई टैरिफ नहीं लगने वाला। सिमिलरली भारत के साथ भी यही बात होगी, भारत को भी उन्हें टैरिफ फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन हमारे दोनों देश के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इनके द्वारा साझा किया गया। जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं
उनके द्वारा भी इसे एक हिस्टोरिक माइलस्टोन कहा गया। इस योजना के तहत मतलब इस एग्रीमेंट के तहत सर्टिफिकेशन का काम होता है, तो फर्स्ट सर्टिफिकेशन जो होता है वो भी दोनों ही देश को प्राप्त हो चुका है। तो बस ये एक है। नेक्स्ट बात करेंगे भाषणी फॉर सेवा। तो भाषणी फॉर सेवा संचालन जो है ये लॉन्च किया गया, किस बैंक के साथ इसे लॉन्च किया गया। तो देखो भाषणी फॉर सेवा संचालन पहल DIBD का है और DIBD किस बैंक के साथ ये शुरू की है। तो पंजाब नेशनल बैंक। देखो ये भाषणी फॉर सेवा क्या है समझो, पहले थोड़ा समझेंगे इसे। देखो ये क्या है ना, जितने भी बैंक्स होते हैं सभी का ऑपरेशनल एरिया बहुत अलग अलग होता है और वहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं उनको भी बहुत अलग अलग भाषा का मतलब ज्ञान होता है, बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो माध्यम है उसके तहत जो है अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्र में, विदेशी भाषाओं में, क्योंकि जो भारतीय विदेश में रहते हैं उनके साथ भी समस्याएं आती हैं और तो वो सभी के सभी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए ये एक तरह से जो है भाषणी फॉर सेवा संचालन इनिशिएटिव बैंकों के द्वारा, अलग अलग बैंकों का अपना अलग अलग होता है। तो ये याद रखना है ताकि कस्टमर को जो है उनकी भाषा में ही कम्युनिकेट किया जा सके। तो सिंपल लैंग्वेज के लिए था ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इंडिया ने प्रपोज किया है ब्रिक्स की 12 जो लेबर एम्प्लॉयमेंट मीटिंग हुई थी उसमें भारत की तरफ से क्या प्रपोजल किया गया था। तो याद रखना है ब्रिक्स कनेक्ट भारत का प्रपोजल था जिसे मान्यता प्राप्त हो गई है, या कह सकते हैं कि इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ब्रिक्स के डिफरेंट आयाम की मीटिंग्स डिफरेंट शहर में हो रही थी। जैसे हमने ब्रिक्स वुमेन का देखा था, कोची में हुआ था। ये ब्रिक्स जो लेबर एम्प्लॉयमेंट है इनका 12वीं मीटिंग हुआ है, तो ये हैदराबाद में मीटिंग हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत का प्रपोजल था ब्रिक्स कनेक्ट। अब ब्रिक्स कनेक्ट में है क्या कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ब्रिक्स नेशंस को लेबर एम्प्लॉयमेंट को ट्रेनिंग करने के लिए क्या है ना, तो वो भारत प्रोवाइड करेगा। ये भारत का प्रपोजल था ब्रिक्स कनेक्ट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। EVSP पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये किससे संबंधित है। तो ये जो है EVSP दैट इज़ जो है विधि साहित्य प्रकाशन। ई मतलब जो ऑनलाइन माध्यम से होता है, तो EVSP जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्टर्स के द्वारा। ठीक है, अब चलिए इसमें होता क्या है। इसमें देखो जो हमारी जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो भी हमारी जुडिशियल जजमेंट्स आते हैं या जुडिशरी को भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री जारी करती है, ईच एंड एवरी फंक्शंस जो होते हैं जुडिशरी के भारत में वो इंग्लिश में होते हैं। तो भारत सरकार का बहुत ही उसमें ये है कि हिंदी में हो और अन्य भाषाओं में भी हो। देखो वैसे राज्य स्तर पे बहुत सारे राज्य में जो हाई कोर्ट होते हैं वहाँ पे हिंदी या उनकी अन्य भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश में ही बात होती है। इवन बहुत सारे हाई कोर्ट में भी इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन होता है बिटवीन जज और जो भी लॉयर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब खादी इंडिया पेविलियन लॉन्च किया गया है, क्या है ये समझते हैं। देखो खादी इंडिया के लिए मिशन जो है ना भारत का 2030 है, खादी को एक प्रोमिनेंट लेवल तक लेके जाना है। खादी इंडिया पेविलियन का उद्घाटन जो है वो आपके भारत मंडपम में हुआ। भारत टेक्स 2026 इवेंट का नाम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ। तो ये देखो ये जो है विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, नशा मुक्ति के लिए है ये। और ये माई भारत मतलब मेरा युवा भारत। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है इनके द्वारा आयोजित किया गया। अब देखो इसका जो है ना ये विकसित भारत युवा जो प्रोग्राम है इसकी अगर हम बात करें तो ये इसका थीम क्या है, क्योंकि नशा मुक्ति के लिए ही चल रहा है। तो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, क्योंकि मैंने आपको बताया था 11 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो हैं हमारे यहाँ वो ड्रग एडिक्ट हैं और जिसमें 7 करोड़ जो है वो महिलाएं हैं। ठीक है, लगभग 7 करोड़। तो ये इम्पॉर्टेंट है नशा मुक्ति। विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स दी एजिंग विथ डिग्निटी। देखो जो एजिंग विथ डिग्निटी की हम बात करेंगे
तो जो हमारे ओल्ड एज पर्सनस होते हैं तो उनको गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ये मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा जो है ऑनलाइन कैंपेन चलाया जाता है, जिसका थीम है एजिंग विथ डिग्निटी। और हेल्पलाइन नंबर है 14567 जो 8 to 8 वर्क करती है। हालांकि 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसे ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा गया है ताकि जो ओल्ड एज पर्सन है, किसी भी तरह का उनको प्रॉब्लम हो, कोई भी ग्रीवांसेस हो, तो वो यहाँ पे अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।